अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इसमें थोड़ा एटम के बारे में भी बात होगी, अबाउट स्पेशली अबाउट बोर मॉडल ऑफ एटम, एंड उसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा, दैट इज़ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इंसिडेंट किया किस पे, गोल्ड फॉइल पे, और क्या ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स जो है पास थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। ये पहली ऑब्जर्वेशन। जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, कि a few alpha particles were deflected at angles greater than 90 डिग्री। एट एंगल्स ग्रेटर देन 90, यानी कि मैक्सिमम अराउंड अबाउट 95% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि जो उनकी इंसिडेंट डायरेक्शन थी उससे 90 डिग्री के ज़्यादा एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हुई, लार्ज एंगल स्कैटरिंग। ठीक है। और हार्डली कोई अल्फा पार्टिकल अपनी पाथ रिट्रेस करके आ गया बैक along the same path. Hardly any alpha particle retraced its path। ठीक है। तो इससे ये कंक्लूड हुआ कि गोल्ड एटम जो है, गोल्ड फॉइल जो गोल्ड एटम्स की बनी है, उन एटम्स के सेंटर पे एक टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज्ड इसीलिए क्योंकि डिफ्लेक्शन हो रही है, रिपल्शन हो रहा है। अल्फा पार्टिकल के पास भी पॉजिटिव चार्ज होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो उस बेस पे ये कंक्लूड हुआ कि एटम जो है उसके सेंटर पे एक स्मॉल साइज, माइन्यूट साइज, टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस हैवी ऑब्जेक्ट है, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज्ड, स्मॉल इन साइज यानी कि टाइनी, ठीक है, और साथ में डेंस या ह्यूज मास। ह्यूज मास मतलब यहाँ पे ह्यूज मास से मतलब है, अगर इसकी जगह हम लिखेंगे 99% ऑफ मास ऑफ एटम, यानी कि ह्यूज तो नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू मास ऑफ एटम तो ये 99% जो टोटल मास ऑफ एटम है वो कॉन्सेंट्रेट होता है किस पे, न्यूक्लियस पे। और उस पर कैसे चार्ज होती है, पॉजिटिव। और इसके अंदर, इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन ऑब्जर्वेशंस पे रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल ऑफ एटम बनाया, जिस मॉडल ऑफ एटम के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि हर किसी एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट है न्यूक्लियस का, कि उसने न्यूक्लियस की डेफिनेशन बताई। दूसरा उसने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड एन इक्वल नंबर ऑफ, यानी कि न्यूक्लियस पे जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स बाहर से रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितनी न्यूक्लियस के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज होती है उतनी इलेक्ट्रॉन्स के पास टोटल नेगेटिव चार्ज होती है, सो दैट एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। और न्यूक्लियस का साइज उसने बताया 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। ठीक है। एटम का साइज, एटम के साइज से बड़ा ये कम है, एटम का साइज राउंड अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इससे बड़ा, इससे छोटा है न्यूक्लियस का साइज। इसी तरह से जो हर कोई इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और रदरफोर्ड ने कहा इट इज़ जस्ट लाइक प्लैनेट या सोलर सिस्टम के जैसे। जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड सोलर सिस्टम इन ऑर्बिट्स, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन देगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम और उसके पोस्टुलेट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो किसी हद तक तो ये एक तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करता है, क्यों क्यों कोई लार्ज एंगल पे स्कैटर हो रहा है, क्यों कोई अनडिफ्लेक्टेड हो रहा है, क्यों कोई हार्डली कोई अल्फा पार्टिकल वापस आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करता है, कि पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता है, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वन ऑफ देम इज़ दैट अगर हम क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे या क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, जब चार्ज अंडर एक्सेलरेशन होती है, when charge is under acceleration, it should radiate, it should emit electromagnetic radiation, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, ये अगर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करता है, टेंजेंशियल जो होती है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, यानी कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सेलरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है वो अंडर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब इससे इमिट होनी चाहिए कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हम नहीं देख रहे हैं एटम के केस में। तो ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड, नंबर वन। नंबर टू, अगर ऐसा रेडिएशन ऑफ एनर्जी होगा तो जैसे जैसे ये कंटिन्यूसली मोशन करेगा, तो ये जब कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा तो इट शुड सीज टू मूव, इसका मोशन खत्म होना चाहिए और ये फॉल होना चाहिए किसमें, न्यूक्लियस में। जब इसका मोशन ही खत्म हो गया तो मतलब एटम कोलैप्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। एटम हैज़ अ डेफिनिट साइज, इट एग्जिस्ट्स, इट हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल। तो इन डिस्क्रिपेंसीज को ओवरकम करने के लिए एक नया मॉडल लाया बोहर ने, विच इज़ कॉल्ड एज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बट बिफोर दैट वी हैव टू गो थ्रू a few definitions. क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू बोहर मॉडल। पहले हम क्वांटाइजेशन की बात करेंगे वेवलेंथ के ऊपर। क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटाइजेशन क्या होती है। अगर आपने लास्ट ईयर वेव मोशन पढ़ा होगा, जो कि शायद अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं पढ़ा, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव, मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो उसको अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें स्टैंडिंग वेव सेट होगी बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। स्टैंडिंग वेव मीन्स दैट इज मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन, फर्स्ट गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, एंड देन अगेन राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग वेव्स की जो वेव लेंथ होती है, मान लीजिए स्टैंडिंग वेव इज कॉन्फाइनड इन लेंथ एल। एक स्टैंडिंग वेव लेंथ एल में कॉन्फाइनड है, स्टेशनरी वेव। तो उसकी जो वेव लेंथ है, इट्स पॉसिबल वैल्यूज आर 2L डिवाइडेड बाई n। ये हम वहाँ पे निकालते हैं ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग या स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग जो होता है, उससे हम ये निकालते हैं लेमडा इज इक्वल टू 2L बाई n। अब कौन कौन सा लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, दैट डिपेंड्स अपॉन n, वेयर n इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो लेमडा क्या क्या हो सकता है, 2L बाई 1, 2L बाई 2 यानी कि L, ठीक है। इसी तरह से 2L बाई 3, इस तरह से 2L बाई 4, सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, या तो लेमडा 2L हो सकता है, या तो L हो सकता है, या तो 2L बाई 3 हो सकते हैं, यानी कि सारे वैल्यूज लेमडा के पॉसिबल नहीं है। कंटिन्यूस रेंज ऑफ लेमडा इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जो कोई रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज जो पॉसिबल है, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ। क्वांटाइजेशन मीन्स selection of some restricted, some discrete, some unique values, not continuous, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ के कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड है, तो इट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अब इसी तरह से जो डिब्रोगली वेवलेंथ है, उसके डिब्रोगली जो वेव है उसके साथ जो उसके साथ जो वेवलेंथ ये होगी, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू h बाई p। वेवलेंथ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अगर हम p का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे मोमेंटम का, दैट इज h बाई लेमडा। मोमेंटम इज h बाई लेमडा। तो मोमेंटम क्या क्या हो सकता है, h डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू रखेंगे 2L अपॉन n। तो ये n कहाँ जाएगा, ऊपर,
तो मोमेंटम इज NH डिवाइडेड बाई 2L, NH डिवाइडेड बाई 12। अब आप देख सकते हो मोमेंटम का वैल्यू भी n पर डिपेंड करता है, यानी कि जब n 1 होगा तो h/2L, उसके बाद 2h/2L, उसके बाद 3h/2L, सो ऑन। तो मोमेंटम के भी कुछ कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज कोई पार्टिकल ऑफ मास m है, वो मोशन कर रहा है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट है, उसकी जो वेव लेंथ होगी या उसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड, ठीक है। सम डिस्क्रीट वैल्यूज आर पॉसिबल, नॉट कंटिन्यूस वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वेलोसिटी भी क्वांटाइज होगी, हर कोई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होगा, तो एनर्जी भी क्वांटाइज होगी। तो क्वांटाइजेशन इज ए फिनोमिनन इन विच देयर इज the possibility of existence of selected discrete values of a particular quantity। सारे values possible नहीं होंगे, कुछ कुछ discrete given values based on a formula possible होंगे, तो that is called as quantization।